चलो ध्यान देंगे, देखना आवाज नहीं। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई आवाज नहीं। देखो होता क्या है, इससे एकदम टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कि मूव करवाएं तो उस पर फोर्स लगेगा। पहले इस टॉपिक का सिंपल मतलब बता देते हैं आपको एक दो लाइन में। देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, सुनना ध्यान से, कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड हम बना लेते हैं, ध्यान देना कि कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं ऐसे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्डवा में ना एगो चार्ज रख दो ऐसे नॉर्मल। और चार्ज रखना है क्या चीज़ पे, आप रेस्ट पे रख दो। चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है, तो चार्ज रेस्ट पे रहेगा, यहाँ पे कोई चार्ज है और चार्ज है यहाँ पे रेस्ट पे एकदम बिल्कुल आराम फरमा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहेगा कि देख भाई तू रेस्ट पे है तो तू खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। कौन रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बार बार नहीं लिखेंगे। अच्छा आई है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे पे फोर्स वोर्स नहीं लगाता है। तो कहेगा मैग्नेटिक फील्ड की देख हम तुम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तुम रेस्ट पे है तो हम तुम पे फोर्स जो है नेट फोर्स जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे नो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, ठीक है, इफ चार्ज इज इन रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट पे है मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ बोलेंगे नो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज इफ इट इज इन रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। सर ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया, मैं पहले भी आता होगा आपको, ठीक है। रीजन आपको पता है, इसमें रीजन क्या है, चलो रीजन हम बोलेंगे, रीजन बताओ। तो रीजन यही है कि रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बताओ। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सही बात है। अच्छा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और अगल बगल इसके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सराउंडिंग में है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है कि दो अलग अलग फील्ड आपस में इंटरेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे टू डिफरेंट फील्ड डू नॉट इंटरेक्ट, टू डिफरेंट फील्ड, टू डिफरेंट फील्ड, टू डिफरेंट फील्ड डू नॉट इंटरेक्ट, डू नॉट इंटरेक्ट। इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, खत्म, डू नॉट इंटरेक्ट। एंड हैंस फोर्स बराबर जीरो, एंड हैंस फोर्स बराबर जीरो, खत्म। चल ये तो समझ में आया। अच्छा यहाँ पे हम इसी को थोड़ा सा अलग स्टाइल में समझते हैं, देखना अलग स्टाइल में। अलग स्टाइल में समझने का सिंपल मतलब मेरा ये है कि अगर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, सुना ध्यान से, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से भेज रहे हैं, ध्यान देना। ये तो जनरल बात अभी समझा रहे हैं आपको पता चलेगा कि कितना एंगल पे भेजेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कब मोशन में रहेगा फिर भी फोर्स नहीं लगेगा। इसका हम रीजन थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अच्छा अभी बस जनरल लॉजिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है ऐसे भाई, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हम लोग ज़्यादातर पॉजिटिव की ही बात करते हैं, और इसको भेजा गया मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे भेजा गया मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे भेजा गया v वेलोसिटी से, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे भेजा गया v वेलोसिटी से, ठीक है। वैसे हम डायरेक्शन देख के बताते हैं इधर फोर्स किधर लगेगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर फोर्स तो इसका अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। खैर हम क्या बोल रहे हैं ना कि ये जब इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ जाएगा तो होगा क्या, सुनो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, जब भी ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं, खाली हम वो देखेंगे। तो हम बोलेंगे कि फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्स इस बार लगेगा, फोर्स इस बार लगेगा, काहे लगेगा सर, क्योंकि चार्ज जब भी मोशन में होते हुए जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड में तब फोर्स लगेगा। तो यही वाला लाइन पहले लिखेंगे, ये वाला कि फोर्स, देयर इज ए फोर्स, देयर
देयर इज अ फोर्स acting on charge, there is a force acting on charge, ठीक है, there is a force acting on charge या there is a force act on charge, there is a force act on charge। सर कब फोर्स लगेगा? when charge is in motion in magnetic field। आवाज नहीं, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में होता है तब उस पर भाई फोर्स लगता है, इसीलिए फोर्स यहाँ पे इस बार जीरो नहीं है। अच्छा रीजन सर, तो रीजन आपको पता है, रीजन अगर हम पूछें तो आप बोलेंगे कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? दोनों। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन किए थे पहले की क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड, बात मत करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नीचे हम बोलेंगे सराउंडिंग में है मैग्नेटिक फील्ड, सराउंडिंग में है मैग्नेटिक फील्ड, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड, बोथ मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विथ ईच अदर। चार्ज जब चल रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और अगल बगल भी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगे। यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं लिखते हैं, हम इंटरैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, इंटरैक्ट, टू मैग्नेटिक फील्ड interact with each other, two magnetic field interact and hence force will act on charge। चलो इतना बात समझ में आया कि फोर्स लगेगा सर, ठीक है, नॉर्मली समझ में आ गया, सब चीज़ सही है। अब सवाल आता है फोर्स कितना लगेगा, कोई डेरिवेशन है नहीं, इसीलिए आपको थोड़ा आराम से इसको समझ में आएगा। आज के क्लास में नो डेरिवेशन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट कि सर फोर्स कितना लगेगा ये बताइए। आवाज़ नहीं, फोर्स कितना लगेगा। तो चलो हम बात करते हैं कि फोर्स आखिर होता क्या है, कितना लगता है फोर्स। तो देखो फोर्स कैसे हम बताते हैं, सुनोगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात। फोर्स लिखने को अगर चाहो तो उस तरीके स्टाइल से लिख सकते हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। उसके बाद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। मतलब है जितना बड़ा मात्रा के चार्ज जाएगा ना, मोशन करेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। 10 कूलम के चार्ज है तो कम फोर्स लगेगा, 20 कूलम के है तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। दूसरा, जितने स्पीड में चार्ज इंटर करेगा ओकरा पे उतने ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा तीसरा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका तीसरा। जितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। और आखिरी है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। तो आपको पता है जुगाड़ है, कोई प्रूफ नहीं है, जुगाड़ है लिखने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलेंगे तो लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद हम लिखेंगे एफ बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट के जगह पे 1 लिख देंगे, क्यू भी बी साइन थीटा। और यहाँ पे फोर्स बराबर कांस्टेंट के जगह पे 1, और यहाँ पे लिख देंगे कि कांस्टेंट के जगह पे 1, कांस्टेंट के जगह पे 1। अब फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्यू भी बी साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर, ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो
Q मतलब आपको चार्ज पता होना चाहिए, V वेलोसिटी पता होना चाहिए, B कितना मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, और लास्ट में एंगल पता होना चाहिए V और B के बीच का, ठीक है, एंगल कि कितना एंगल से आपका चार्ज गया है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब V ऊपर है तो 90 डिग्री बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है 90, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे तो आपको यह फॉर्मूला दिखेगा स्केलर फॉर्म में, ठीक है, स्केलर फॉर्म में, इसमें कोई वेक्टर का साइन आपको नहीं नज़र आ रहा है। तो ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला के बगल में लिखते हैं कि यह इसका स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। फार्मूला के नीचे आपको पता होना चाहिए Q क्या है, Q आपका चार्ज है, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। उसके बाद आप ये लिख लेना, ठीक है, नीचे आप ये खुद से लिख लेना कौन क्या है। B मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ थीटा एंगल बिटवीन V एंड B, एंगल बिटवीन, हाँ ये आप अपने से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको छोड़ दिए, हम बोलेंगे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखा भाई, वेक्टर फॉर्म में। चलो सेम फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में, तब बोलेंगे सर F बराबर Q, और जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला एग्जैक्ट तो बता रहे हैं, V क्रॉस B, V क्रॉस B लिख सकते हैं, क्योंकि V क्रॉस B भी B साइन थीटा बन जाएगा, और बन जाएगा कि नहीं, A क्रॉस B A B साइन थीटा, तो V क्रॉस B भी B साइन थीटा। सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो इसको लिखने से पहले हम बोलेंगे कि हम जानते हैं A क्रॉस B, A क्रॉस B होता है ए बी साइन थीटा, तो हम समझ गए कि जहाँ ए बी साइन थीटा वहाँ A क्रॉस B, तो जहाँ भी B साइन थीटा वहाँ V क्रॉस B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से, V क्रॉस B, V क्रॉस B को लिख सकते हैं भी बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया, भी बी साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जहाँ पे भी बी साइन थीटा भी क्रॉस बी आ जाएगा, तो हम चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ एफ वेक्टर बराबर, अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं Q इंटू भी बी साइन थीटा को V क्रॉस B। सर ये वाला फॉर्मूला कब काम आएगा, तो जब आपको V दिया हुआ रहेगा 2i 3j 4k, फिर B दिया हुआ रहेगा i 5i 2i, ऐसे करके वेक्टर में दिया हुआ रहेगा V और B, तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है पहले, और उसको फिर गुना कर लेना है Q से, जो भी आंसर आएगा वो वेक्टर में आंसर रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर में आता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो आंसर नंबर में नहीं आता है, क्या चीज़ में आता है, वेक्टर में, आपको पता होगा। और उसके बाद इससे आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अभी हम आपसे एक सिंपल सवाल पूछते हैं, ठीक है। एक बात बताओ भाई, ये तो फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे सर क्या लिख रहे थे, हेडिंग क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग आप लिख सकते हैं कि फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा सर उसका फॉर्मूला लिख रहे थे, लिख लिए। अब हम आपसे सिंपल सवाल पूछते हैं कि फोर्स लगेगा लेकिन किधर लगेगा, डायरेक्शन बताओ। तो यहाँ पे हम आपसे एक सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे डाल लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स तो लगेगा सर, समझ में आ गया, लेकिन डायरेक्शन किधर लगेगा फोर्स का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले उससे पहले आपको एक दो क्वेश्चन सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करने वाला, पहले इस पे एगो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है कि मान के चलते हैं, सेम सवाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कोई एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऐसे, कितना टेस्ला का, तो मान लेते हैं 10 टू द पावर 20 टेस्ला का, ध्यान देना जी, 10 टू द पावर 20 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। और एकरा में वो क्या इंटर किया बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन किया, क्या इंटर किया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंटर किया, कितना वेलोसिटी से इंटर किया, 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड से इंटर किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बस आपको फोर्स बताना है, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताओ भाई। चलो कितना आएगा जल्दी से, F बराबर Q भी B साइन थीटा, बहुत बढ़िया। F बराबर Q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ध्यान दो इधर, Q का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19, B का वैल्यू 10 के पावर 20 और साइन थीटा साइन 90, Q भी B,
क्यू भी बी, भी का वैल्यू 10 के पावर 3 और बी का वैल्यू 10 के पावर 20 और साइन थीटा साइन 90, साइन 90 हो गया। तो कितना हो जाएगा एफ बराबर 1.6 हो गया, 20 और 3 23, हाँ 10 टू द पावर 4 इतना न्यूटन। हाँ ये आपका इतना हो गया। वही अब देख लेना, एंगल इधर है, एंगल कितना डिग्री पे है। आपको पता है कि एंगल के हिसाब से अब खेला खेल सकते हो, बहुत अच्छे से खेल सकते हो। लेकिन उससे पहले दूसरा सवाल यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे कि मान के चलते हैं इफ़ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इतना है और कोई चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4i कैप और प्लस 6j कैप, ऐसे 4i कैप 6j कैप, और उसमें एक चार्ज इंटर किया है। q का वैल्यू आपको दे देते हैं 2 कूलम, q का वैल्यू प्लस 2 कूलम। तो फोर्स बताना है जी। चलो बताओ कितना आएगा फोर्स। पहले तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सीधा बैठो, क्या हुआ, सब समझ में आ गया पहले ही क्या? कम से कम बैठो, देखो, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है, पानी वानी दो इसको। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए बराबर क्यू अब भी क्रॉस बी, क्यू का वैल्यू 2, भी क्रॉस बी करते हैं तो भी क्रॉस बी निकालेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ही लेते हैं। भी क्रॉस बी तरीका आपको मालूम होगा, डिटर्मिनेंट मेथड, खाली आई और जे है और 3 और 4 भी क्रॉस बी करना है ना, तो पहले भी वाला लिखेंगे 4 और 6। आपको पता है ना बी क्रॉस बी नहीं करना है, भी क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस में खेल उल्टा हो जाता है। हम बार बार बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप ये मत समझना कि भी क्रॉस बी या बी क्रॉस बी बराबर हो, अलग अलग होता है। तो भी क्रॉस बी करना है, भी क्रॉस बी, तो पहले भी वाला वैल्यू और फिर बी वाला वैल्यू 3 और 4। तो आंसर आपका ये तो नॉर्मल है, 2/2 का है, तो आई हो जाएगा ई और ई खत्म, कितना हो जाएगा? ये तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा बताओ? 4 चौके 16, 16 माइनस 18, डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा? -2। लेकिन हम वेक्टर में बताओ, वेक्टर में -2 क्या? अरे खाली ई रहता तब ना -2, यहू तो है। चलो एक सेकेंड, सब भुला गया लगता है। अरे पहले आई कैप लिखते हैं, चलो आई कैप, फिर ई वाला कट जाता है तो खाली कितना बचा? 4, तो 4 रहने देंगे, ठीक है। फिर जे लिखाता है तो जे माइनस में लिखाता है, याद है? तो -j, तो ई वाला और ई वाला कट जाएगा तो कितना बचेगा? ई वाला और ई वाला कटेगा ना, अच्छा के कैप लेते हैं, चलो 0 के कैप लेते हैं। के कैप है ही नहीं तो 0 लेते हैं। अरे क्या दिक्कत है, लो अब ठीक है। अब देखो के कैप है ही नहीं तो क्या लगा देंगे? 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बनेगा, अब तो नॉर्मल बन जाना चाहिए। अब देखो, अब आपका वही आंसर वैसे आएगा, आई कैप लिखेंगे और उसके बाद ई और ई खत्म, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए और ए ख़त्म हो जाएगा ना, तो ए और ए आपका कैंसिल आउट हो गया, तब बचेगा ए वाला। तो 0 - 0, चलो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई गलती नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद -j लिखेंगे, -j, और जे में ई और ई कैंसिल, तो कैंसिल हो गया, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 0 और 0, तो ये भी 0 हो गया, लो 0। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आने दो। आखिरी में बचा के, तो प्लस के कैप, तो ई और ई कैंसिल, तो 4 चौके 16 और 3 चौके 18, तो 16 में से 18 कितना हो गया? -2।
तो आंसर आ जाएगा इसका कितना बताओ, -2 k कैप, -2 k कैप, यानी कि फोर्स वेक्टर जो आया, एक सेकेंड, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट आया -2 k कैप, माइनस, या अभी वाला फॉर्मूला लगा लो बाद में, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, अब फॉर्मूला लास्ट में लगा लेंगे। यहाँ पे सर फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। अब उसके बाद F बराबर Q का वैल्यू 2, अब V क्रॉस B आया -2 k कैप, -2 k कैप, तब फोर्स बराबर कितना हो गया, -4 k कैप, इतना न्यूटन। और अगर आप ध्यान से देखो तो B और V I और J में था, अब फोर्स आया क्या चीज़ में, K में, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो फोर्स आपका है -4 k कैप। ऐसे कोई वैल्यू पूछेगा कि नहीं, ये तो फोर्स वेक्टर आया, ऐसे फोर्स वेक्टर आया इतना, ठीक है, ये फोर्स वेक्टर आपका आया। हम पूछेंगे बताओ खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कितना लिखेंगे, 4 न्यूटन। फोर्स का वैल्यू पूछेंगे तो 4 न्यूटन। चलो इसके बाद हमें डायरेक्शन देखना है, जल्दी से लिखो, इतना बहुत आसान टॉपिक है, आप जल्दी जल्दी इसको लिखेंगे, ठीक है। चलो इधर मिटाते हैं। यानी कि जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। चलो ध्यान देना, बस यहाँ पे एक सिंपल सा बात हम पूछ रहे हैं, ठीक है, आपसे कि एक बात बताओ नॉर्मल, कि हम क्या चाहते हैं ना कि चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भेजे लेकिन उस पर फोर्स ना लगे। ऐसा हो सकता है कि चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में भेजें द मोशन के साथ, लेकिन उस पर फोर्स ना लगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा बात हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा हम हेडिंग लिखने वाले हैं, कंडीशन फोर्स, कंडीशन फोर्स, फोर्स बराबर 0 ऑन चार्ज। सुनना जी ध्यान से, हम चाहते ही है ना, ध्यान देंगे सभी लोग बोर्ड पे, हम चाहते ही हैं कि चार्ज पे कोई फोर्स ना लगे। तो कौन कौन सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सर फोर्स के फॉर्मूला में Q भी B साइन थीटा है, अगर Q 0 हो जाए तो यो फोर्स 0 हो जाएगा, भी 0 हो जाए तो भी, B 0 हो जाए तो भी, या साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, जो 0 हो जाए। तो एक एक करके चलते हैं कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन ये हो सकता है, केस फर्स्ट ये हो सकता है, ध्यान देना, इसमें केस 1 ये हो सकता है कि पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, A बराबर Q भी B साइन थीटा, लिख दिए। अब बोलेंगे सर इफ़ Q बराबर ही 0 हो जाए, अच्छा Q बराबर 0 हो जाए मतलब है कि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर तो किया है, सर चार्ज छोड़ो, कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल इंटर तो किया लेकिन उसका चार्ज क्या हो जाए, डायग्राम वगैरह बाद में बनाएंगे, रुक जाओ। इफ़ Q बराबर 0, सर Q बराबर 0 बताओ, Q बराबर 0 का मतलब चार्जलेस पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, नाम बताएंगे एक चार्जलेस पार्टिकल का। चार्जलेस पार्टिकल कौन है बताओ, कौन, प्रोटॉन, उस पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन। चार्जलेस पार्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो कि सब लोग फैमिलियर है, इस पे चार्ज नहीं होता है। यानी कि सिंपल मतलब ही निकला कि अगर कोई न्यूट्रॉन इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, चाहे कितनों रफ्तार से इंटर करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें एक इंटर कर रहा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इंटर कर रहा है कुछ भी वेलोसिटी से, तो इस पर फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। एकदम नॉर्मल समझ में आ गया, चलो बढ़िया। केस 2, केस 2 सर भी 0 हो जाए, भी मतलब चार्ज चले ही ना, तो नॉर्मल है, वैसे भी समझा दिए थे कि सुनो, बोलेंगे इफ़ भी बराबर 0, भी बराबर 0, तो सर भी बराबर 0 का क्या मतलब निकल के आ रहा है बताओ, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट,
अगर चार्ज चलवे ना करेगा तो कैसे फोर्स लगेगा भाई, चार्ज का चलना तो ज़रूरी है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन यहाँ पे वो चार्ज जो है आराम फरमा रहा है, तो यहाँ पे भी फोर्स बराबर हो जाएगा जीरो। ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे। तो हाँ, केस थ्री मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो। सर ये कैसे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो? मान के चलते हैं, देखो ऐसा, हम मैग्नेटिक फील्ड बनाए ही ना अगर जीरो है तो, अगर बनाना भी है तो ऐसा बनाओ कि कैंसिल हो जाए। जैसे कि ऐसे 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इधर और उतना ही टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, चलो ये है मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये है मैग्नेटिक फील्ड इधर सेम, और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल इंटर किया, कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर किया ऐसे, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सीधा अपना चला जाएगा। कारण ही है क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो अगर आप फोर्स लगाएगा कि भाई हैं, क्यों काहे जीरो है सर? तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर दोनों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो नॉर्मल। चलो तो यहाँ पे बोलेंगे कि केस 3 लिख देते हैं, इफ बी बराबर जीरो, बी नेट लिख देते हैं, बी नेट, यदि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो भाई, तो जीरो हो तब इसमें कंडीशन क्या लिखना, बस यही यहाँ पे बोल देना कि फोर्स बराबर जीरो, ठीक है। एक आखिरी केस आपका बनेगा क्या, वो इम्पॉर्टेंट है, उससे सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। केस 3 तो सब नॉर्मल है, केस 4 वो भी आसान है, लेकिन केस 4 ज़्यादा सवाल आता है केस 4 से, ठीक है। आपको जहाँ तहाँ आपको सवाल देखने को मिल जाएगा केस 4 वाला, लैंग्वेज के फॉर्म में, MCQ के फॉर्म में। देखो केस 4 स्पेशल इसीलिए हो जाता है ना, क्योंकि एंगल कैसे भी जीरो करना है। देखो क्यू भी भी साइन थीटा, इस बार हम करते हैं सर, इफ साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए ना तब फोर्स जीरो हो जाए, साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो, ठीक है। हम पूछेंगे साइन थीटा जीरो, ठीक है, तो हम तुमसे पूछेंगे बताओ थीटा किसके बीच का एंगल था बाबू, वही बताओ। एंगल बिटवीन भी वेक्टर एंड बी वेक्टर, भी और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है, जीरो। तो पहले तो ये दिमाग लगाएंगे कि साइन थीटा जीरो करना है, ठीक है, साइन थीटा जीरो। तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो और साइन 180 भी जीरो। तो दो को सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इफ़ थीटा बराबर 0 डिग्री, कैसा केस दिखता है? तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बना लिए, देखना ध्यान से, ये हम बना लिए क्या, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, और एकरा में एगो चार्ज को हम भेज रहे हैं ऐसे, इसमें कोई मेरे पास एक चार्ज है और उसको हम इधर भेज रहे हैं v वेलोसिटी से, एक चार्ज को हम इधर भेज रहे हैं v वेलोसिटी से। देखो v भी इधर और b भी इधर, v भी इधर, b भी इधर, ध्यान दो इधर v और b दोनों एक ही लाइन में है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, v और b दोनों एक ही लाइन में, तो एंगल कितना डिग्री? तो बोल सकते हैं कि चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ याद रखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लैंग्वेज में दे देगा कि चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यदि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, ठीक है, पैरेलल, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, 0, फोर्स बराबर 0, देन F बराबर 0, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। बात क्या करता है जी, बार बार क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेना। चार्ज का रास्ता बिल्कुल सीधा रहेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, चार्ज बिल्कुल अपना रास्ता को फॉलो करेगा, सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल वाले केस में और दूसरा एंटी पैरेलल वाले केस में, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ही है। टॉपिक आसान है, आराम से समझो, समझ में आ रहा है तो चलो। क्यू, अब इसके बाद चार्ज को इधर भेजते हैं, ठीक है, चार्ज इधर है, इसको इधर भेजते हैं, एकदम आसान है, इससे बहुत फार्मूला वगैरह तो खूब आता है, ठीक है, MCQ में। ये सबसे आप क्वेश्चन बैंक में देख लेना, यही पूछा हुआ होगा एक आध दो बार, ठीक है।
तो ये आपका v वेलोसिटी से चल रहा है इधर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे थीटा कितना डिग्री, 180, v इधर, b इधर, 180 डिग्री। चलो तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि चार्ज चल रहा है कैसे, बोलो, चार्ज इज मूविंग एंटी पैरेलल, हाँ। हम कहाँ तक डिस्कस करेंगे बता देते हैं, हम आपको इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएंगे और फिर हम आपको पूछेंगे कि डायरेक्शन बस बताओ। यही आज क्लास में इतना ही होगा, एक आध दो सवाल देंगे, बस आपको ये बताना है कि फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। चार्ज इज मूविंग एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लैंग्वेज याद रखेंगे कि पैरेलल वाले केस में या एंटी पैरेलल वाले केस में कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई चार्ज बिल्कुल अपना रास्ता सीधा मेंटेन रखेगा, ठीक है। बोलेंगे चाहे आपको ऐसे बोलेगा कि ये चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स पाथ विल बी या इट्स मोशन विल बी रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऐसा टाइप का आपसे सवाल पूछ देता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सीधा चलते जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम आपको बात कर लिए कि चलो इतना लगेगा, लेकिन चलो तुम सभी लोगों से सवाल है, फोर्स सबसे मैक्सिमम कब लगेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, चलो बताओ। अब बोलने को आप बोल सकते हैं क्यू मैक्सिमम हो, तो भाई ये सब मैक्सिमम जैसे कहने का मतलब क्यू भी बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चार्ज को हाँ एंगल के हिसाब से सोचना है कि आप फोर्स सबसे ज़्यादा कब चार्ज पे लगवा सकते हैं, बताओ। हाँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, चलो जी बताना कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स। तो देखो हम बोलेंगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एक चार्ज भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक चार्ज भी आपको फेंकने के लिए बोल दिया है कि आपको फेंकना है 50 मीटर पर सेकंड से, वो भी रफ्तार हम दे दिए। लेकिन आखिरी अब सवाल आ जाता है कि कैसे फेंकोगे कि सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, सीधा, टेढ़ा, पैरेलल में तो फोर्स लगबे नहीं करता है। हाँ, ऐसे फेंके कितना डिग्री पे फेंके, तो इसका आंसर है कि क्यू भी बी साइन थीटा में, क्यू भी बी में कुछ चेंज नहीं करना, हम एंगल के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर हम चाहते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो यहाँ पे बोलेंगे F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। तो फोर्स को मैक्सिमम करना है तो इसके लिए साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम तबे होता है जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1। नीचे लिखेंगे कि सर साइन, इधर लिखते हैं, चलो एक लाइन यहाँ लिख देते हैं कि साइन थीटा मैक्स होता है 1, और सर तबे होता है ना जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। तो समझ में आ गया, ख़त्म सवाल कि जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे इंटर करेगा तो उस पर फोर्स सबसे क्या लगेगा, बोलो, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, सबसे ज़्यादा। तो बतवा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो या इसका जो है ना, इसका डायग्राम किधर बना लो, यहीं पे बना लो ऐसे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल को इधर से मूव करवाओ, ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल इधर गया कितना डिग्री पे, 90 पे, ऐसे। एक बात याद रखना, ठीक है, क्या कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से एंटर करेगा तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। कौन मोशन, ये आगे आप पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जब इसका होगा उसमें। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना ऐसे ही कि चार्ज का जो यहाँ पे मोशन देखने के लिए मिलेगा ना, वह कौन मोशन देखने के लिए मिलेगा, सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगा। यानी कि चार्ज जैसे 90 डिग्री से एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड, गोल गोल घूमने लगेगा वही मैग्नेटिक फील्ड में, गोल गोल 90 डिग्री से। 90 के अलावा और कोई पर नहीं होगा सर्कुलर मोशन, नहीं, 90 पर ही सर्कुलर मोशन होता है। तो ये आगे आपको बताएंगे चार्ज मैक्सिमम होता है सर्कुलर मोशन में। क्या, हाँ कल तो है, फटाफट उधर लिखेंगे जल्दी जल्दी।
बात नहीं। देखो इधर लिखना, आप डायरेक्शन समझ लो 1 मिनट में, 1 मिनट तब लिखना। देखो हम बोलेंगे ना फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। हम बोलेंगे कि बताओ फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर आप बायोट लॉ पढ़ के आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे था dB वेक्टर आया था और इधर आया था क्या था dl क्रॉस r। हाँ dl क्रॉस r। तो हम बताए थे कि dl क्रॉस r का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका होता है, dB का। तो वही वाला रूल यहाँ लगाओ और हम पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, ये बताओ किधर होगा। तब बोलेंगे जिस डायरेक्शन में v क्रॉस r का कोई डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो v क्रॉस r का जो भी डायरेक्शन होगा, सॉरी r नहीं b, v क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। तो हम लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, रुक जाओ, इन द डायरेक्शन ऑफ, लिखना नहीं है अभी, यहाँ पे बस बोले 2 मिनट तो सुनो। इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। लेकिन इससे बहुत लोग को नहीं समझ में आता, थ्योरेटिकली समझ में आ जाएगा कि अच्छा फोर्स के डायरेक्शन उन्हीं होगा जने v क्रॉस b के डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इसका रियल मतलब क्या निकल के आ रहा है कि मान के चलो ऐसे हम बोल रहे हैं ना कि v इधर है, ऐसे मान लो कि v इधर है, ऐसे चार्ज इधर चल रहा है और b इधर है, और हम पूछेंगे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स बताओ। तो आपको v क्रॉस b का डायरेक्शन पता करना है। कैसे? तो v क्रॉस b कैसे पता करते हैं, तो राइट हैंड लेते हैं और राइट हैंड पहले v पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, और उसको ले जाएंगे b की तरफ, v से b की तरफ। अंगूठा सीधा रखना है, ऐसे ऐसे सीधा, और उसके बाद v पे ले जाओ, v पे, और उसके बाद मोड़ो ऐसे, इधर से इधर मुड़ेगा। तो अंगूठा बाहर की तरफ दिखा रहा है, कहाँ की तरफ, तब फोर्स लगेगा बाहर, फोर्स लगेगा आउटवर्ड, ठीक है। सर ऐसे रहा तो मान लेते हैं v ऐसे रहा, अब b ऐसे रहा, तब सर तो देखो v पहले हाथ राइट हैंड ऐसे रखना है, राइट हैंड ऐसे, उसके बाद पहले v पे, तब पहले v पे, चलो पहले v पे ऐसे रख दिए, फिर इसको मोड़ेंगे ऐसे, तो अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, बाहर। तो यानी कि चार्ज पे फोर्स जो लगेगा वो कहाँ की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। अच्छा कुछ उल्टा कर सकते हैं क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर रख लेते हैं, चलो सॉरी v ऊपर रख लेते हैं और b इधर रखते हैं, v ऊपर और b इधर। अब क्या होगा ये बताओ, v ऐसे सुनो, राइट हैंड ऐसे रखना है पहले, ऐसे राइट हैंड ऐसे, चलो v पे ऐसे, v और b एन, उंगली टेढ़ा करके नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब उंगली तोड़ना नहीं है, कोई कहेगा सर कर तो रहे हैं, नहीं, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपके क्या करना पड़ेगा बताओ, आप इसको ऐसे पलटो पहले, ऐसे ऐसे। अरे बात समझ आया। अब कोई बोलेगा ना कि सर एने में घुमा के ले आएंगे, बहुत लोग ज़्यादा चालाक होता है, कहता है कि ऐसे में हम घुमा के लिया है, ऐसे, तो ऐसे नहीं करना है, बात में आया। इधर तो सीधे एने में 90 घुमा दिया, 180, 270, ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है। v क्रॉस b अगर ऐसे भी रखो और देखो कि उल्टा पड़ रहा है तो अपन अंगुलिये के मोड़ लेना ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब बोलो, अब हो जाएगा v क्रॉस b। तो v क्रॉस b इस बार कहाँ बता रहा है, इनवर्ड, तो इनवर्ड, तो फोर्स अंदर। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाला बहुत लोग कंफ्यूज होता है, तो इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए बनाया गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि इसमें कोई गड़बड़ाए नहीं। इसमें बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लेने में, तो इसीलिए बनाया गया क्या, बोलो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि कहता है कि ये सब छोड़ो, क्रॉस प्रोडक्ट ये सब ध्यान मत दो। ये देखो ना कि ई वाला उंगली रखो मैग्नेटिक फील्ड में, ई वाला, और ई वाला रखो कि चार्ज किधर चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड में, आई चार्ज के डायरेक्शन में, और ई वाला बता देगा कि फोर्स करने हैं, ठीक है। तो चलो रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ई वाला उंगली रखना है कि कने चार्ज चल रहा है, तो चार्ज इन्हें चल रहा है, तो अंगूठा आपने कहाँ बता दिया, देखो बाहर, यही वाला लगाते हैं यहाँ पे, उंगली पहले ही। अब कोई ऐसे मोड़ लेगा तो उसका हम नहीं जान रहे, ठीक है, उंगली को सीधा मोड़ना है। अब इसके चक्कर में कोई उंगली ई वाला इधर, ई वाला इधर, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको पहले गन बनाना है इसे, गन, और गन बनाने के बाद स्टेन गन बनाना है इसे, ठीक है, ऐसे, हाँ, तीनों को 90 डिग्री पे। चलो अब यहाँ पे पहला ट्रिक ये है ना, ट्रिक कि बहुत लोग उंगलियाँ तोड़ लेता है ऐसे ऐसे करते करते, सर हमारा तो पते नहीं चल रहा है। देखो तो बता रहे हैं ना, सुनो,
इसका भी एक उपाय है, पहले इसे सीख लो इसका, क्योंकि फिर हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करने वाले, ये आखिरी टॉपिक ही है, आप लोग आराम से लिख लेना। ट्रिक सुन लो, ट्रिक ये है कि आप ए वाला उंगली को याद करो पहले, ठीक है, ये वाला याद करो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, करंट, ये क्या है, करंट। याद कैसे होगा, तो ये पांचों उंगली में ये सेंटर फिंगर क्या है, तो C फॉर सेंटर फिंगर और C फॉर करंट, ठीक है। बहुत ट्रिक है वो, उतना जो है ना बहुत ट्रिक है, वो ट्रिक का तो लिमिट नहीं है। तो हमारा जो ट्रिक है वो देखो, अंगूठा हमेशा फोर्स बताएगा, अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स, और ई करंट बताएगा, तो बच गया ये मैग्नेटिक फील्ड, मोड़ लो, हो गया। चलो अब लगाते जल्दी। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप उंगली मैग्नेटिक फील्ड में रखो, किस में रखो, तो तब आसान हो जाएगा, यही ट्रिक है, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं। पहला उंगली रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत लोग पहले ही से फोर्स ढूंढने लगता है कि फोर्स करने है, नहीं, पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो उंगली को पहले नीचे लाओ, ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे तो उंगली नीचे, अच्छा। उसके बाद चार्ज करने चल रहा है, चार्ज एन है, चार्ज करने है, तो ई उंगली अब नहीं रहेगा, आप हाथ को भले अब ऐसे ऐसे मोड़ो, ये आपके मर्जी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नीचे रहेगा ना, तो ई उंगली ऐसी रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज एन है, तो उंगली एन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज इधर, अंगूठा कहाँ बता रहा है, बाहर, तब फोर्स बाहर। चलो ए वाला देखते हैं, ए वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर लेकिन चार्ज ऊपर, तो ई उंगली एनी में है, बाकी हाथ आप घुमा सकते हैं, तो हाथ घुमा लिए ऊपर, ठीक है, तो इनवर्ड। क्लियर हुआ, ये इसको बोलते हैं कौन सा रूल बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आज जिसको क्रॉस प्रोडक्ट से आसान बनाया गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन जिसका दिमाग में तनी सुना और ज़्यादा भूसा भरा हुआ है, ठीक है, तो उस भूसा को थोड़ा सा शांत करने के लिए एक रूल बनाया गया जो कि हर टीचर अपने नाम पे क्रेडिट ले लेता है। कोई जो सर पढ़ाएं बोलेंगे ये मेरा रूल है, लेकिन उसका रियल में नाम है, जैसे हम बोल सकते हैं कि सौरभ राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, लेकिन ये मेरा रूल नहीं है, रियलिटी में एक रूल ही है, इस जो कि सबसे आसान है, बच्चा को भी समझ में आ जाता है। ये रूल कहता है ना क्रॉस प्रोडक्ट से जाओ ना आप लेफ्ट हैंड से जाओ, इसका एक अल्टरनेट तरीका तीसरा, इसमें आपको यूज कौन सा करना है बताओ, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया ना, अब बहुत लोग क्या करता है ना, भुला जाता है और राइट हैंड रूल लगाने लगता है, ठीक है। अब इससे इतना गड़बड़ होता है, वो सब उसको समझ में आ रहा है लेकिन सब डायरेक्शन उल्टा कर देगा, तो राइट हैंड रूल में यहाँ लगा दिए राइट हैंड रूल, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ये समझते हैं, राइट हैंड से यूज करना है ना, तो पाम रूल लगाओ, पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है, देखो पाम रूल कहता है कि सुनो आखिरी बात, पाम रूल कहता है कि चारों उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, किसके डायरेक्शन में बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, चारों उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, और अंगूठा को रखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या मोशन के डायरेक्शन में, कि चार्ज किधर जा रहा है। ये चारों उंगली किसके डायरेक्शन में बोलो, हाँ, अंगूठा किसके डायरेक्शन में, फोर्स नहीं, फोर्स यहाँ था, ये अलग रूल है, अंगूठा किसके डायरेक्शन में, वेलोसिटी। तो हथेली जो है ना अपने आप आपको बता देगा, क्या बता देगा, फोर्स। हथेली क्या बता देगा, इसको लगा दो तो हथेली फोर्स। चलो लगाते हैं यही वाला रूल। पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, देखो ऊपर सर, चार्ज करने तो चार्ज एने, तो अंगूठा एने मोड़ दो, तो फोर्स करने बता रहा है, अरे फोर्स करने बता रहा है, बाहर, हथेली बाहर है ना। चलो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एने, मैग्नेटिक फील्ड एने, और सर ई ऊपर, तो हथेली अंदर, इनवर्ड, समझ में आ रहा है। वाला मैग्नेटिक फील्ड एने और इधर मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो बाहर, इसीलिए सबको इसका क्रेडिट ले लेता है, ठीक है, लेकिन आज सबका हम भांडा फोड़ दिए कि रियल में रूल है, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। तो बताओ के गो रूल है, बताओ। पहला रूल की क्रॉस प्रोडक्ट का नॉर्मल राइट हैंड को मोड़ के, वो सब जानते हो, इस सब का कोई रूल नहीं है, वेक्टर एक वाला रूल चलता है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल से निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट करके जने डायरेक्शन आए ओने, पहला। दूसरा है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा क्या है, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। चलो बढ़िया, उतार दो।
कोई क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन का रूल स्क्रू रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोड़ो। तो बोलो तीसरा समझ में आया ना पाम रूल से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। और मेथड क्या है? मेथड टू फाइंड डायरेक्शन। पहला है अच्छा कोई बताएगा हम क्या लिखे? राइट हैंड थंब रूल का मतलब कौन वाला रूल था? सबसे पहले डिस्कस किए V क्रॉस R पता करने के लिए, V क्रॉस B पता करने के लिए, VN अब BN तो V क्रॉस B तो मोड़ो अंगूठा जने बताता है वो उधर आता फोर्स का डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। ये आपको क्या दे देगा? ये आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B बताएगा। अब फिर आपका छोड़ो ना, रूल लिखते हैं डायरेक्ट बाय राइट हैंड थंब रूल। दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और तीसरा सबसे अच्छा है राइट हैंड पाम रूल। टाइम हो गया आपका, जल्दी जल्दी लिखेंगे। चलो दिख रहा है इधर क्लियर? एक मिनट, कौन इधर पूछ लिए थे? किससे नहीं पूछे थे? उससे नहीं पूछेंगे। चलो बताओ तुम। नहीं याद की है, कल पूछेंगे तो। एक मिनट, चलो तुम बताओ। तुम नहीं बताइए, सोना तुम बताओ। बायोट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायोट सवार्ट लॉ। म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर क्यूब डीएल क्रॉस आर वेक्टर और फिर बाई आर क्यूब। चलो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट? एसआई यूनिट न्यूटन बाई एम्पेयर में मीटर स्क्वायर। इसको और क्या बोलते हैं? इसको टेस्ला। हाँ टेस्ला। चलो तुम बताओ फिर भी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस ए। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यही था? हाँ चलो ठीक है। अच्छा सर्कुलर लूप के सेंटर पे म्यू नॉट बाई आई म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई ए 2 पाई है म्यू नॉट आई बाई 2 2 सर वो उसमें था। हाँ याद की है? हाँ। चलो बताओ तो। पूछे ना सर्कुलर वायर के एक्सिस पे। अच्छा सर्कुलर। अच्छा चलो तुमसे दम आसान पूछते हैं। बायोट सेवार्ट लॉ का तुम फार्मूला बताओ। इससे आसान क्या पूछे? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
बैठो, लेकिन याद करो पूछेगा वो वाला मत पूछिए। चलो तुम बताओ। हाँ, नहीं याद की है? नहीं, तो कल याद करके आना, ठीक है? चलो तुम बताओ, तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। करेंट एलिमेंट क्या होता है बताओ। नहीं यार, दूसरा पूछे, दूसरा दूसरा अभी तक और क्या ही हुआ है, दिखाओ दिखाओ। ये पीछे और नहीं लिखे हैं, हम नहीं याद कर रहे। नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलो बैठो बैठो। चलो तुम बताओ, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बताओ जल्दी फटाफट। हाँ नहीं ऐसे बोलो, ऐसे ही आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। बोलो बोलो। सिमिलैरिटीज़ पहले तो ये है कि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है दोनों। फिर से उसके बाद हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग रेंज के लिए वैलिड है। फिर से उसके बाद डिसिमिलैरिटीज़ में आए तो सबसे पहले फार्मूलाज में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। सेकेंड में हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोर्स जो है वो करंट एलिमेंट है, जबकि इसका सोर्स चार्ज है। फिर से उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग होता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग होता है। और इसका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का ये होता है, ये dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। और तुम ना हम सब पूछ लिए। हाँ पूछ लिए थे, कल बताना तुमको। चलो तुम बताओ। एक मिनट, क्वेश्चन दिखाओ, कॉपी दिखाओ। अच्छा तुम बताओ ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, एक्सिस पे μ0 बोलो = 2r, बोलो पूरा। μ0 = 2r, μ0/2r। μ0/2r, ये तो सेंटर पे है, एक्सिस पे। एक्सिस पे बताओ जी, और इधर पढ़ते कॉपी। μ0 ये भाई चलो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, μ0 या फाइनाइट वायर का ही बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट डिस्टेंस। μ0 I = 2 पाई है। चलो कोई बात नहीं, कल याद करो, बताना नेक्स्ट कल घर बना जा रहा है। तुम बताओ दीपक, तुम ही बताओ बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, magnetic field on the axis of circular ring, u0 into I into by r² plus x² के पावर 3/2 into 2 into r² plus x² के पावर 3/2। यही वाला है ना। चलो बैठो 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 बैठो, बताओ तुम बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं। बायोट सेवार्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसे पता करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बायोट सेवार्ट लॉ में। हाँ। तो पहले तो कंपास को मतलब करते हैं उन्हें अच्छा डीबी वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा डीवी वेक्टर का जिस डायरेक्शन में डी वेक्टर क्रॉस कितना आर वेक्टर रहता है उसी डायरेक्शन में डीवी का वेक्टर होता है बायोट सेवार्ट लॉ का। और डीबी वेक्टर कितना डिग्री बनाता है डीएल से और आर से। थीटा कितना एंगल? 90 - थीटा 90 डिग्री ना। डी जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है दोनों से 90 डिग्री बनेगा। किससे? डी अभी भी आई और हम क्या पूछे फिर से, चलो डीबी वेक्टर कितना एंगल बनाता है
आई और आर के बिटवीन डी एल वेक्टर से और आर वेक्टर से 90 डिग्री। 90 डिग्री, यही क्वेश्चन, ठीक है।